मेरा नाम अंजना है। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन मेरा दिल अजीब सी घबराहट में उलझा हुआ था। मैं अपने छोटे मिट्टी की खुशबू वाले कमरे में अकेली बैठी थी। मैंने जो लाल जोड़ा पहना था वह किसी बड़ी दुकान से नहीं, बल्कि कस्बे के एक दर्जी ने सस्ते कपड़े से सिल दिया था। घर की हालत ही ऐसी थी कि महंगे कपड़ों की सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी मेरे पापा और माँ की आंखों में मुझे लेकर गर्व था। वे कहते थे कि मैं चाहे जैसा भी पहन लूं, मेरे चेहरे की चमक किसी को भी फीका कर देगी। मेरी सहेलियां कमरे में हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में हलचल मच रही थी। भले मैं मुस्कुरा रही थी, पर दिल सच में डरा हुआ था। नई जिंदगी, नया घर और अजनबी लोग, सब कुछ बदलने वाला था। पापा एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। महीने का गुजारा मुश्किल से चलता था। तब भी उन्होंने उधार लेकर कुछ जरूरी चीजें बनवाई थी, ताकि ससुराल वालों को यह न लगे कि उनकी बेटी खाली हाथ जा रही है। माँ ने तो यह तक कहा था कि अपने गले की सोने की छोटी सी चेन बेचकर सास के लिए दो टॉपस बनाए, जिनकी कीमत सुनकर मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी। आंगन में बारात की आवाजें गूंज रही थी। ढोल का हर थप्पड़ मेरे दिल को हिला देता था। मेरे भाई बहन भागते हुए बारात देखने गए थे और मैं बस अपने कमरे में बैठकर हर आवाज को कान लगाकर सुनती रही। तभी मेरा सबसे छोटा भाई दरवाजा खोल कर आया और बोला, दीदी, तुम्हारी शादी में तो किन्नर भी आए हैं, सब लोग नाच रहे हैं। उसकी आंखों में चमक थी, पर मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में डूब गया। कुछ देर पहले जो आंगन खुशी से भरा हुआ था, अचानक वहां जैसे कोई तूफान आ गया हो। ढोल की आवाजें अचानक रुक गई। शोर की जगह गहरी खामोशी फैल गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद शादी की रस्म शुरू होने वाली है, इसीलिए सब लोग शांत हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल मेरे पापा के कांपते हुए स्वर ने मेरे शरीर को पत्थर कर दिया था। मैं खिड़की की आड़ में झांक कर खड़ी हो गई। सामने का दृश्य मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मेरे पापा किसी के सामने झुके हुए थे, पैर छूते नहीं, बल्कि जैसे किसी की दया के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अजय के पिता ऊंची आवाज में कह रहे थे, हमारे बेटे की इज्जत कराना नहीं आता तुम्हें? हमारी बिरादरी के लोग हंस रहे हैं कि इतने घर में रिश्ता किया है, अभी और सम्मान दो, नहीं तो हम लड़की को बिना शादी वापस छोड़कर जा रहे हैं। मेरे ससुर, मेरी सास, यहाँ तक कि अजय तक, सबके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। जैसे मैं नहीं, मेरी गरीबी उनका अपमान हो। पापा का चेहरा मैं भूल नहीं सकती थी। उनकी आंखों में शर्म, बेबसी और टूटे हुए सपनों की राख जमी थी। माँ तो लोगों के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरी लड़की की इज्जत रख लो, बारात मत लौटाओ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे की दीवारें एकदम सिकुड़कर मेरे ऊपर गिरने वाली हो। दुनिया में लड़की की बारात वापस लौट जाए तो लोग लड़की को ही दोष देते हैं, उसे खराब, बदचलन, बदनसीब कह देते हैं। वही खड़े खड़े मुझे लगा कि मेरा पूरा भविष्य किसी ने मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ दिया हो। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज बाहर भी नहीं जा पाई। आंगन में खड़े लोग जैसे पत्थर बने ये तमाशा देख रहे थे, और मैं खिड़की के पीछे एक टूटती हुई दुल्हन बनकर सांसें संभाल रही थी। जो फरमाइश उन लोगों ने की थी, मेरा बाप अपने आप को बेचकर भी उनकी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता था। हमारे जैसे गरीबों की बच्चियां इसी वजह से पिता की चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास लड़कों वालों की फरमाइश पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते। मैं तो यूं थी कि काटो तो खून नहीं। मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। एक पल ही में ही हमारा घर खुशियों के बजाय गमों की तस्वीर बन चुका था। मेरा पढ़ा लिखा पति अपनी लत का प्रदर्शन करते हुए मेरे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। कहने लगा, जब ये लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे पा रहे थे, फिर शादी के बाद क्या करेंगे? मुझे उस इंसान की इतनी छोटी और घटिया सोच पर अफसोस हुआ कि इज्जत का संबंध केवल पैसों से होता है। जिनके पास देने के लिए ढेरों दहेज नहीं होता, वह क्या दामाद की इज्जत नहीं करते? मुझे आज ये बात समझ आ रही थी, क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे गरीब लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। क्योंकि बेटी के होने पर गरीबों के घर में मातम सा छा जाता है। वजह यह थी कि बेटियों की खातिर बाप अपने आप को बेच देता है। उस समय मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे पापा के आंसू बहकर उनकी गर्दन से नीचे जा रहे थे, और उनके जुड़े हुए हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अपनी और हमारी इज्जत की खातिर मेरा वह पिता, जो गरीबी में कम रोटी तो खा लेता, लेकिन किसी के सामने सर झुकाकर अपनी जरूरत के लिए भीख नहीं मांगता, लेकिन आज वह मेरी इज्जत की खातिर किसी भिखारी की तरह सामने मांगने पर मजबूर था। मुझे अब अपने पापा की हालत देखी नहीं गई। मैं बहते हुए आंसुओं के साथ बाहर आंगन में आ गई। मुझे देखकर सब बाराती हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने जाकर अपने पापा के जोड़े हुए हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, पापा, अब बस बहुत हो चुका, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के भी सामने खुद को झुकाने की। इन्होंने बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाए, मुझे खुद ऐसे घर में नहीं जाना जो सारी जिंदगी मेरे पिता को दहेज जैसी घटिया रस्म के नाम पर खून चूसते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी,
तौबा तौबा, लड़की की जुबान देखो कितनी लंबी है। अरे दुल्हन तो बड़ी बेशर्म है, कितनी बेशर्म की तरह मुंह उठाए अपनी शादी के लिए मना कर रही है। अच्छा हो जो इन लोगों की असलियत हमारे सामने अभी खुल गई। मेरी बात का वो औरत कितना गलत मतलब निकाल रही थी। वहां बारात के साथ आई हुई औरतें मेरी सास की हाँ में हाँ मिलाने लगी और मेरे बारे में अपने अपने विचार प्रकट करने लगी। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप कराने के लिए कहने लगी। वह लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरे पिता उन्हें हाथ पकड़कर रोक रहे थे। उनके सामने विनती कर रहे थे कि ऐसा मत करो, मेरी इतनी मासूम सी बच्ची बदनाम हो जाएगी, दोबारा उसकी बारात दहलीज पर नहीं चढ़ेगी। भगवान के लिए मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म मत करो। अपने पिता की बेबसी देकर मेरा दिल कट कर रह गया। मेरी वजह से जो गम उन्हें मिला था, मेरा जी चाह जमीन फटी और मैं उसमें समा जाऊं। हमारे अपने मोहल्ले के लोग अब भी खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। एक तरफ शादी में आए कुछ किन्नर भी खड़े थे, जो शायद अपने पैसों के चक्कर में नाचने गाने आए थे। मेरे पापा वहीं जमीन पर ढेर हो गए। मैं जल्दी से उनके पास गई, उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। लेकिन मेरे पापा की रंगत बिल्कुल सफेद हो गई। कहने लगे कि मेरी बच्ची की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई उसे इज्जत के बहाकर नहीं लेकर जाएगा। मेरी मासूम बच्ची का क्या दोष था? यही कि हम गरीब हैं, ज्यादा दहेज नहीं दे सकते। ना जाने उन्हें क्यों मेरा गम सताया जा रहा था। हालांकि अपने पापा को तसल्ली दे रही थी कि पापा आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि ऐसे लालची लोगों से आपकी बेटी बच गई। उनके हाथ और पूरा शरीर पत्थर कांप रहे थे। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ और बहन भाई सब रो रहे थे। अभी यही गम मेरे पिता से सहन नहीं हो रहा था कि हमारे दरवाजे के सामने हलवाई वाला आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बारातियों के लिए खाना तैयार है। बारातियों को खाना कब खिलाना है आप बता दे, क्योंकि हम खाना तैयार करके रखेंगे जिससे कि गरम गरम खाना बारातियों को मिल सके। लेकिन अंदर का उदास माहौल देखकर वह लोग भी चुप हो गए। मेरे पापा खड़े होकर मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो भगवान के लिए मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उसे अपने घर की इज्जत बना लो। आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं, बस गलती मेरी है कि मैं गरीब हूँ और ज्यादा दहेज नहीं दे सका। मेरे पापा हर एक से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो मुझसे शादी कर ले। लेकिन इतनी भीड़ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेता। सभी खामोश खड़े रहे। सारे मोहल्ले वाले और जानने वाले सब मुंह मोड़कर अपने अपने घरों के लिए चले गए। तब एक किन्नर मेरे पापा के सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अंकल आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। मैं तो अभी अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम मना रही थी कि किन्नर के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरी सारी हिम्मत ही जवाब दे गई। एक किन्नर से मेरी शादी कैसे हो सकती है, ये सोचकर ही मेरे पूरे शरीर में करंट सी आने लगी। मुझे तो बचपन से ही इन किन्नर लोगों से बड़ा ही डर लगा करता था। मैंने अपने दिल को समझाया कि उस किन्नर ने मेरे पापा का दिल रखने के लिए कहा होगा। मेरे पापा तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं अभी यही सोच रही थी कि पापा उस किन्नर को बड़े ही गौर से देख रहे थे। फिर सामने खड़े पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी मेरी बेटी की शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करें। और ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से चक्कर खा कर रह गई। पापा ऐसा कैसे कर सकते थे? हाँ मैं मानती हूँ उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा था वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन मेरे ऊपर भी तो वैसे ही गम का पहाड़ टूटा था। अभी तो मैं वह नहीं कर पा रही थी कि पापा की बात ने मुझ पर एक और पहाड़ तोड़कर रख दिया। मैंने पापा के हाथ पकड़ ली। मैंने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर डर लग रहा है कि इस किन्नर के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे तो इन लोगों से पहले से डर लगता है। मुझे याद आने लगा कि जब हमारा भाई पैदा हुआ था तब पापा ने घर पर खूब सारे किन्नर बुलाए थे और मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके डर के मारे अंदर बैठी रही। पापा कहने लगे, अंजना अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। तेरी दो छोटी बहनें हैं और अगर आज भी तू विदा होकर ना गई तो तेरी बहनों की शादी में भी रुकावट पड़ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, पापा ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ। मेरी दोनों छोटी बहनों को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? पापा कहने लगे कि मेरी इज्जत रख ले अंजना। मैं रोने लगी थी। पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। और फिर ये सब देखकर मैं एकदम चुप हो गई। मैं शायद पहली लड़की होगी जिसकी शादी किसी किन्नर से हो रही थी और मैं थी कि मेरे शरीर में अब कोई हरकत बाकी नहीं बची थी। मैं अपने पापा के घर से अपना बेजान शरीर लिए विदा हुई। टैक्सी में पिछली सीट पर एक किन्नर के साथ बैठी। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उस किन्नर से मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। वह 3 किन्नर थे जो मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आए थे। मैंने तो आंख भरकर अपने पति को देखा भी नहीं था। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जो मेरा पति था वह अगली सीट पर बैठा हुआ था और 2 मेरे साथ पिछली सीट पर बैठे हुए थे। पूरा रास्ता टैक्सी में मेरी सिसकियों की गूंजती आवाज रही। अपने होने वाले पति के हवाले से मैंने आज की रात के लिए बहुत से सपने सजा के रखे थे, लेकिन यह नहीं मालूम था कि मेरी रात एक किन्नर के साथ गुजरेगी और इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मुझे आने वाले समय का सोच सोचकर ही खौफ महसूस हो रहा था। मैं लगातार रोए जा रही थी कि गाड़ी एक छोटे और पुराने से इलाके के अंदर एक छोटे से मकान के सामने रुकी।
उस किन्नर ने गाड़ी से उतरने में मेरी मदद की थी, जो कि मेरा पति था। फिर वह किन्नर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद मुझे घर के अंदर ले गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुई तो एक और तूफान मुझे देखने को मिला। वहां 4-5 और किन्नर थे जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। मेरे पति की डांट पर वो लोग सीधे हो गए। मुझे देखकर अजनबियों की तरह मुझे देखने लगे। हमारे साथ आए 2 किन्नर ने उन्हें बताया कि हमारे बॉस ने इस लड़की से शादी कर ली है। वह बॉस नाम का किन्नर जो मेरा पति था, शायद वहां का सबसे बड़ा था। ये सुनने की देर थी कि वह कम उम्र की किन्नर नाचने गाने लगी। एक हंगामा समझ गया। मैं तो पहले ही अपने गमों में चूर शरीर के साथ अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन ये सब देखकर और भी डर गई। ढोल नाच गाने ऐसे शुरू हो गए जैसे उनके मन की मुरादें पूरी हो गई हो। मैं गेट पर ही खड़ी अपनी जिंदगी का तमाशा देख रही थी, जिसका ख्याल भी एक औरत को जिंदा मारने के लिए काफी था। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। जब मेरा हाथ उस किन्नर ने पकड़ा तो जो मेरा पति था, मैंने अभी तक उसे नजर उठाकर नहीं देखा, लेकिन मुझे उसके बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी। मुझे अपने उस हाथ पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। जो हाथ उस किन्नर ने पकड़ा था, वह मुझे सामने बने कमरे में ले गया और कहने लगा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आता हूँ। ये कहकर वह चला गया। बाहर एक शोर सा मचा था। वह छोटे किन्नर कह रहे थे कि बॉस तो कह गया था कि शादी पर जा रहा है, वापसी पर खाना लेकर आएगा। शादी का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि हम खूब सारा खाना खाएंगे, फिर हम क्यों रुखी सुर्खी रोटी के साथ खा रहे हैं। वह बच्चे फिर से कहने लगे, बॉस कैसी दुल्हन के साथ तुमने शादी की है, खाना तक नहीं दिया। बाहर की सारी आवाजें अंदर तक आ रही थी, लेकिन मेरा पति जिसे सब बॉस कहकर बुला रहे थे, उसकी एक दहाड़ पर सब चुप हो गए। यहाँ तक कि मैं भी अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। उसने कहा कि चुपचाप खाना खाओ, आराम से कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे कुछ भी बहस नहीं चाहिए। उसके बाद से बाहर से किसी की शोर की आवाज नहीं आई। 1 घंटे तक मैं अपनी बुरी किस्मत पर रो रही थी, मातम मना रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा दिल मेरे अंदर थमा गया। दरवाजा बंद हुआ तो मुझे लगा कि मेरा सांस घुटने लगा हो, क्योंकि एक किन्नर की संगत का सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। वह इंसान उस समय लेडीज कपड़ों में नहीं था, बल्कि अब उसने अपने कपड़े बदले हुए थे। जब वह मेरे घर का नाच गाना करने के लिए गया था, उस समय उसने एक साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अब उसने वह साड़ी उतार कर जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। लेकिन मेरा यह हाल था कि आज मेरा जान ही निकल जाएगा। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। ये कहकर उसने मेरे कांपते हुए हाथ को थाम लिया। मेरी नज़र उसके खूबसूरत हाथों पर गई, जिसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी। उसके हाथ और मेरे हाथों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। उसके हाथ लड़कियों की तरह खूबसूरत नजर आ रहे थे और उसकी संगत का सोचकर ही मेरी हालत खराब होने लगी। यहाँ तक कि अब मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। उसे क्या जरूरत थी कि आगे बढ़कर मुझसे शादी के लिए हाँ करने की। जैसे सब लोग खड़े भूत बने तमाशा देख रहे थे, वह भी चुपचाप देखता रहता और घर चला जाता। जब उसे पता था कि किन्नर है तो क्या जरूरत थी एक नॉर्मल सी लड़की से शादी करने की। मेरी सांसें गुस्से के मारे अब तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर से जान ही निकल रही थी। और फिर नहीं, मैं कब अपने होश खो बैठी। बात ऐसी ही थी, कोई भी लड़की ऐसे सिचुएशन में या तो मर सकती है या बेहोश हो सकती है, और मैं फिर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली बेड पर लेटी हुई थी। वह आदमी जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। शक्ल से तो वह लड़का ही लग रहा था, लेकिन औरतों की तरह उसके हाथ पैर बहुत ही खूबसूरत थे। उसकी रंगत बहुत ही गोरी सफेद थी। हाँ, सर के बाल एकदम मर्दों जैसे ही थे। अब मैं गौर से उसका जायजा लेने लगी। तभी उसने मुझ पर एक नजर डाली। उसकी बेताब सी नजर पर मेरे पूरे शरीर में चींटियां दौड़ गई। मुझे अपनी हालत इस पर हैरत हुई। वह मर्द तो था नहीं, लेकिन उसकी नजर इतनी तेज और दिल में उतर जाने वाली थी कि मैं उसकी इतनी तेज और दिल में उतर जाने वाली बेताब नजरों को देख न सकी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैंने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसकी नजर ने मुझे गड़बड़ा कर रख दिया था। मैं बेड पर आकर सिमट कर बैठ गई। वह भी सीधा वॉशरूम गया। बाहर आते ही वह कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए गिलास में दूध लेकर आया। कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बहुत तेज लगी थी, लेकिन मैंने वह गिलास नहीं पकड़ा। वह शायद मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर मेरे अंदर की हालत समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो शाबाश, इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में वह गिलास का दूध देकर बाहर चला गया। मैंने एक घूंट में वह दूध अपने अंदर उतारा। फिर वह मेरे लिए नाश्ता ले आया। 2 दिन तक मैं कमरे में ही रही। मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता था। उस इंसान ने मुझे वाकई कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि मुझे हाथ तक नहीं लगाया। वह मुझे कुछ कहता भी नहीं। मैं बेड पर सोती और वह नीचे चादर बिछाकर सो जाता, लेकिन उसकी नजरें मुझे उलझन में डाल देती। अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे हैरत इस बात पर होती थी कि जो कम उम्र के किन्नर लड़के थे वह स्कूल जाते थे। मेरा पति उन्हें शिक्षा दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वह वापस आते तो उनमें से 1-2 रो ही रहे होते। रोते हुए वो मेरे पति से कहते कि स्कूल में सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे टीचर भी हमें अजीब नज़रों से देखते हैं। तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो? हमें सारी जिंदगी नाच गाना ही तो करना है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे? लेकिन मेरा पति कहता कि मुझे तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दिलवाना है। तुम लोगों की बातों को अगर आज सह जाओगे
तो जब तुम कल कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे उस इंसान की बात ने हैरत में डाल दिया। यह वह किन्नर था जो 24 से 25 साल की उम्र के थे और 15 से 16 साल के। धीरे धीरे मुझ पर यह राज खुला कि वह बचपन से ही उन बच्चों को पाल रहा है। इन तीनों बच्चों के माँ बाप ने उन्हें पैदा होते ही फेंक दिया। मेरे पति ने ही इन बच्चों को सहारा दिया और बचपन से अब तक पाल पोस रहा था। 3 किन्नर नाच गाने के लिए जाते थे। कभी कभी पूरी रात घर नहीं आते, कभी कभी देर रात से घर लौटते, और जो बच्चे थे वह घर पर ही रहते और अपनी पढ़ाई वगैरह करते। मेरे पति ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दिए। वह मेरा बहुत ख्याल रखता। हमारे बीच बस एहसास का रिश्ता था। मैं भी उसके सारे काम चुपचाप करती, लेकिन एक बार जो हुआ मेरे साथ, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। रात को 3 किन्नर नाचने गाने के लिए आए और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे जब हमारे घर का दरवाजा जोर से बजा। जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। और ये सुनकर मैं डर गई। मैंने दरवाजा खोला तो 2 लड़के अंदर दाखिल हो गए। कहने लगे, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जब से हमें पता चला है कि बॉस ने एक लड़की से शादी कर ली है तो हमें बहुत हैरत हुई। भला एक किन्नर लड़के ने शादी क्यों की? वह भला तुम्हें क्या खुश रख सकता है? हमने सोचा कि वह किसी काबिल तो नहीं है, तो क्यों ना हम ही तुम्हें खुश कर दे, तुम्हारी खुशियों को पूरा कर दे। उस समय वह छोटे किन्नर भी सो चुके थे। मैं डर गई। मैंने कहा, मेरे घर से निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वह लोग मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए। मेरे चिल्लाने से वह तीनों बच्चे उठ गए। वह मेरा दरवाजा जोरों से बजाने लगे। वह लड़के मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहे थे कि तभी मेरा पति किन्नर आ गया। उसने मेरी चीख पुकार सुनी तो तब दरवाजा तोड़कर वह अंदर दाखिल हुआ। उन लड़कों को खूब मारा। कहने लगा कि अगर मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। मैंने अपनी पति का इतना गुस्सा पहली बार देखा था। वो लोग डर कर भाग गए। वह बहुत गुस्से में था। पहली बार मुझ पर भी चिल्लाकर बोला, तुमने दरवाजा क्यों खोला? खबरदार, जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दरवाजा खोला। मैं पहले से ही रो रही थी। उसकी डांट पर और रोने लगी और कमरे में चली गई। देर रात को जब वह कमरे में आया तो मैंने अपनी नाराजगी से अपने करवट बदल ली। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसमें मेरा क्या कोई दोष नहीं था, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि वह नीचे बिस्तर पर सोने की बजाय मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, और वह यह है कि मैं किन्नर नहीं हूँ बल्कि एक नॉर्मल लड़का हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन जन्म से मेरे हाथ पैर लड़कियों जैसे थे। चेहरा भी कुछ कुछ लड़कियों जैसा ही था। मैं बहुत खूबसूरत, सुर्ख सफेद रंगत व गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी काली आंखें। हर कोई मुझे देखकर लड़की होने का गुमान करता। धीरे धीरे सब मुझे किन्नर समझने लगे। मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने मुझे लड़का मानना और समझने से इनकार कर दिया। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता। तुम किन्नर हो, जानबूझकर लड़का बने हो। फिर मुझे यही ठीक लगा कि अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार लूं और ऐसे नौजवानों की जिंदगी संवारूं जो सच में किन्नर है। उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवा कर एक अच्छा नागरिक बनाऊं, ना कोई नाच गाने वाला। मेरी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी, लेकिन तुम्हारी शादी पर तुम्हारे पापा को रोते देखा तो बहुत दुख हुआ। मुझसे रहा ना गया, इसलिए तुमसे शादी कर ली। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताता, तुम बेहोश हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने कहते कहते मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो कह रहा है वो सच है, और फिर उसने अपने मुझे बाहों में समेट लिया और मैं इनकार न कर सकी। वह पूरी रात मुझे अपने प्यार की बारिशों में भिगोता रहा। सुबह लगभग 9 बजे मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी देर तक मैं कैसे सो सकती थी? शायद पूरी रात जागने का असर था। मैंने अपने सोते हुए पति की तरफ नजर डाली। वह सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लग रहा था। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। वह कितना महान था। मुझे अपने पति पर प्यार उमड़ रहा था और मैंने उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। मेरे होठों की स्पर्श पाते वह उठ गया और मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया, जो भी व्यवहार रखा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और हाथों को चूमते हुए बोला कि मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। कोई भी नॉर्मल लड़की की शादी अगर किन्नर से हो जाए तो उसका यही रिएक्शन होगा, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं। मैंने सुकून से उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। अब मेरी आगे की जिंदगी बहुत ही खुशी से गुजरने लगी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।